इंडक्टर पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इंडक्टर है रजिस्टर एंड कैपेसिटर, उसके बाद में इंडक्टर और कैपेसिटर, बाद में एलसी आते हैं। सुनो, पहली बात तुम लोग अपने जो दिमाग में बात सेट कर लो कि जो भी तुम पढ़ने वाले हो ना, ये एलसीआर ये बहुत काम की चीज़ है। एलसी सर्किट बहुत काम आता है रेडियो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी में, साउंड की वॉल्यूम को बढ़ाने में, घटाने में, फ्रीक्वेंसी मैच करने में, ईयरफोन्स के द्वारा गाने सुनने में, ब्लूटूथ लगा के सुनते हैं गाने, एक जगह से दूसरे ब्लूटूथ कनेक्ट करने में, तो यहाँ का बटन दबा आगे चल जाए, बहुत काम की चीज़ है। अगर उसकी बेसिक स्टार्टिंग है तो इससे मशीन बना नहीं दोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन आगे जाके कि हाँ अगर ये पढ़ा नहीं होता तो आगे बात समझ नहीं आएगी। इसलिए बहुत छोटी मोटी कहानियाँ ध्यान से बात समझो। सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये कि सब लोग डायग्राम बनाओ। डायग्राम में ये होगा एसी करंट, उसके बाद तुम्हें बनाना है कौन कौन, रजिस्टर और इंडक्टर, जैसे लिखा है वैसे करते, एक रजिस्टर और ये वाला इंडक्टर है, फिर इसको ड्रॉ करें। अब हमें क्या करना वो सुनो ध्यान से। कुछ नहीं, हम लोगों ने कल इसमें क्या दिया था, वोल्ट दिया था, क्या निकाला था, करंट। जैसे कि रजिस्टर में वोल्ट कितना दिया है वो चेक करके बताओ, शायद वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कितना निकला, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में कितने वोल्ट दिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या निकला, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। और कैपेसिटर में वोल्ट दिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट निकला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। सेम इसमें भी वोल्ट देंगे, करंट निकालेंगे। एक काम की चीज है वो भी चेक कर लें कि रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, आर। इंडक्टर केस में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एक्सएल। और कैपेसिटर केस में रेजिस्टेंस क्या है, एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू को चेक करोगे तो मिलेगी 1/में ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा सी। तो उसे ध्यान से देख लो, इन सभी की यूनिट ओम ही होती है। वही काम करना वापस से सेम टू सेम। ये वाला खेल नहीं निपटेगा बहुत जल्दी, मतलब कल तक के टाइम के नहीं लगेगा इसमें। सुनो यार, हाँ भाई, इसको हम लोगों ने वोल्ट दिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। इसका रेजिस्टेंस होता है आर और इसका रेजिस्टेंस होगा एक्स एल। बात ये कि ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा टोटल, ये बताओ। सीरीज में कैसे निकलता है, सीरीज तोड़कर ना, यहाँ सीरीज जुड़ता नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ रेजिस्टेंस नेट निकालने का तरीका कुछ है। मैं यहाँ पे इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस अगर निकाला जाए तो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा अंडर द रूट ऑफ, जैसे वो निकलता है किसी दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कुछ इस तरह से सेम टू सेम निकलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। दोनों का नेट रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, ओम। नेट रेजिस्टेंस को अब हम बदल देंगे नाम, नेट रेजिस्टेंस को नेट रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। नेट रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इस सारे खेल को कंप्लीटली समझाने में बस थोड़ा सा समय है, पता किस चीज का। मैं बस तुम्हें ये 4 टॉपिक अभी के अभी खत्म करवाऊंगा, और फिर जब मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा तब हाँ ये कट्टू ऊपर जाने वाली चीज है। थोड़ा ऊपर से लगता है कि थोड़ा सा खतरनाक है मामला, पर नहीं है, ब्रिलियंट आता है। मतलब कोई आदमी एनसीआर कभी नहीं भूलता अपने जीवन में, क्योंकि टोटली सवालों वाला कंसेप्ट है, अच्छा जाएगा। बस पेशेंसली सुनते रहे, कुछ काम की चीजें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इसका रेजिस्टेंस आर ओम, इसका एक्सएल ओम, तो दोनों को सीरीज में जोड़ने का तरीका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जिसको जेड कहते हैं, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, और ये ओम ही है। दोनों का टोटल मिला के जो निकला उसको ओम बोला गया। अब इसमें अगली काम की बात, सब मैंने जीवन में सुना था कि वी इक्वल्स टू में आई आर होता है, तो वी इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग में ये भी समझ गया कि रेजिस्टेंस का अगर डिवाइड देंगे तो वी अपॉन में आर इक्वल टू में क्या बन जाएगा, करंट। अगर वोल्ट को रेजिस्टेंस डिवाइड देंगे तो करंट बनेगा। अच्छा एक बात ये बताओ, रेजिस्टर और इंडक्टर दो लोग हैं तुम्हारे पास, इंडक्टर करंट को आगे भेजेगा कि पीछे, इंडक्टर में करंट की इक्वेशन पीछे की हो जाती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 की प्लस 90, माइनस 90। तो रेजिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है, ये भी वापस से इसको पीछे भेजेगा। किसको पीछे भेजेगा, करंट को। किसको आगे रखेगा, इसका मतलब वोल्ट को। कुल मिला के बात की कि इसमें करंट लैग करेगा, करंट लैग बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड द वोल्ट, करंट लैग बिहाइंड द वोल्ट,
ठीक है, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें। लेकिन इस बार 90 से पीछे नहीं होगा, करंट पीछे रहेगा लेकिन 90 से पीछे नहीं होगा, थोड़ा बहुत रजिस्टर की वजह से तो एंगल 90 नहीं बन पाता। तो इनके बीच में एक चीज आती है, उसका नाम है फेज डिफरेंस। सभी लोग एक बार कल वाले टॉपिकों को अगर देखेंगे, मैंने हर बार फेज डिफरेंस यहीं पे लिखा है, शायद येलो से ही लिखा है, शायद, मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं, यहाँ पे नहीं लिखा है येलो से, अपन नहीं लिखा बिल्कुल, तो गलत नहीं पड़ता। फेज डिफरेंस रजिस्टर केस में कितना है? 0। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इंडक्टर की और कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर केस में फेज डिफरेंस क्या निकल के आया था? 90, मतलब कि करंट 90 डिग्री आगे चलेगा। और इंडक्टर केस में फेज डिफरेंस क्या निकल के आया था? माइनस के 90, यानी कि 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो बात ये कि इस वाले केस में फेज डिफरेंस क्या निकल के आएगा? बिल्कुल सेम उसी वे में स्टडी करनी है ध्यान से। पहली बात तो ये कि अब पीछे जाएगा कि आगे? पीछे जाएगा, फर्क किसका ज्यादा पड़ रहा है? किसका ज्यादा इम्पैक्ट है? इंडक्टर का तो जाएगा तो पीछे, सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है। अगर इंडक्टर का इम्पैक्ट ज्यादा तो पीछे जाएगा। अब कितना पीछे जाएगा वो सुनो। इस वाले केस में फाई यानी कि फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है अपने पास में। फॉर्मूला तुम सभी को ध्यान ही रखना पड़ेगा कि tan फाई इक्वल्स टू में एक्सएल अपॉन में आर, ये इसका फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो तुमसे फाई पूछ बैठे तो tan को वहां भेज दो, यानी कि tan इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर। ये वाली कहानी अब अपन लोगों ने अभी तक याद नहीं करी थी। अभी तक तो मामला बिल्कुल सेट ज्यादा था, अभी तक कोई समस्या ही नहीं थी। अभी तक तो सीधी बात थी 0 + 90 और -90। लेकिन इस बार दो लोग मिल गए हैं। एक बात तो कंफर्म है कि अगर एक आदमी इंडक्टर है तो फेज डिफरेंस फाई मतलब कुछ हो सकता है, लेकिन पीछे रहेगा करंट। करंट आगे तो पक्का नहीं जाएगा इसमें। अच्छा, फिर सब करंट की इक्वेशन वो भी सुन लो ध्यान से। जैसे कि हमने कितने वोल्ट दिए हैं, हमने वोल्ट कितने दिए वो सुनो पहले। हमने वोल्ट दिए हैं V0 sin ω t। तो बस मेरा प्रश्न ये है कि करंट कितना होगा? करंट होगा I0 sin ω t -φ या +φ? सोचे सोचे, -φ या +φ? मैंने इतनी बातें ना कह के सेकंडों में निकाल देता स्किल को। ये बता दो कि अगर इंडक्टर लगाए तो -φ लगेगा कि +φ? 90 नहीं लगेगा। 90 कब लगता है? जब प्योरली इंडक्टर हो, प्योरली कैपेसिटर हो, प्योरली रेजिस्टर हो। अब 90 नहीं है, अब कुछ फाई एंगल है। फाई यानी कि एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। इंडक्टर के होने पे एंगल माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में, क्योंकि उसका मेन काम पीछे भेजना। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी I0 sin ω t -φ। आपको डेरिवेशन नहीं करनी है। सबसे पहली काम की बात तो पता हो कि नेट निकालने का तरीका R + L नहीं होगा, √² करके होगा। दूसरी बात तो पता है कि इनपुट तो हम लोगों ने अभी तक 4 बार दिया V0 sin ω t, और करंट 4 बार निकला अलग, 4 बार करंट अलग है। कहीं पे ओनली sin ω t, कहीं पे +90, कहीं -90, और क्योंकि इंडक्टर तो -φ। और आज पहली बार तुमने एक फॉर्मूला हल्का सा देखा कि ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाई निकालने का फॉर्मूला एक्सएल अपॉन में। दोबारा से बात समझ लें। चौथा पॉइंट है फेज डायग्राम और वेव डायग्राम। पहले तो फेजर डायग्राम बना देते हैं। फेजर डायग्राम, हाँ भाई, इसमें करंट आगे है कि पीछे? तो अगर करंट पीछे तो आगे कौन है फिर? वोल्ट आगे है। तो वोल्ट अगर इसमें आगे है तो ध्यान से सभी लोग डायग्राम पे थोड़ी सी बुद्धि लगाना कि वोल्ट कितना एंगल आगे है, करंट कितना एंगल पीछे है? 90 पीछे नहीं है। करंट कितने एंगल पीछे है? फाई एंगल पीछे है। तो वोल्ट कितना आगे है? फाई एंगल आगे है। भाई कोई मुझसे अगर 10 कदम पीछे है तो सीधी बात है कि मैं उससे 10 कदम आगे हूँ। इसमें कौन सी फिजिक्स है? अगर तुम बुद्धि लगाते हो ये बात समझ में नहीं है साहब मुझे। तुम कॉमन सेंस से सोच यार, अगर करंट 10 कदम पीछे है तो सीधी बात है कि वोल्ट 10 कदम आगे है। अगर करंट 5 कदम पीछे है तो सीधी बात है कि वोल्ट 5 कदम आगे है। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनाना तुम लोगों को। ये हम लोग जो फेजर डायग्राम कल तक बना रहे थे, ये वोल्ट है, फाई, और थीटा का फाई आएगा, फाई, और ये मान लो करंट है। तो अगर ये करंट है I0 sin ω, ये करंट है तो ये वोल्ट है। वोल्ट करंट से फाई एंगल आगे है। कितना डायग्राम है? मैंने वोल्ट को ऊपर दिखाया, तो मैं अगली बार दोबारा बनाऊंगा, वापस से देख लेना। करंट से फाई एंगल ऊपर क्यों गए तो मुझे वोल्ट मिलेगा। वोल्ट आगे है और करंट पीछे, ऐसे भी देख लो, हाथ घुमा के देख लो। वोल्ट से 5 कदम पीछे करंट, करंट से 5 कदम आगे वोल्ट।
इसका सिंपल सा डायग्राम है। इसके लिए तुम वेव डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वेव डायग्राम बहुत कॉमन सा होता है, वो इतना ही बात होता है इसकी, और ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हाँ सही करा मैंने, थोड़ा सा स्पीडी पेमेंट को आगे निकाल दिया, अगला वाला तुम्हें काफी ठीक लगेगा निश्चित रूप से। तो मुझे एक्सएल की वैल्यू बता दो एक बार, एक्सएल की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1/ओमेगा एल है कि ओमेगा एल ओनली, एक बार चेक कर लो, याद नहीं होगी तुम्हें। एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल है, और एक्सएल की वैल्यू 1/ओमेगा। ये 1 चेक कर लेना कहाँ पे है, एक्सी पे 1/ओमेगा सी है कि एक्सएल पे है, एक्सी पे 1/ओमेगा सी है, एकदम सही जवाब है, और एक्सएल पे ओमेगा डायरेक्टली। अब इस बात को तुम थोड़ा सा अजीब महसूस करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि नहीं यार अजीब वाली बात नहीं थी, वापस से देखना। अगले टॉपिक का नाम ई वाला टॉपिक जो है ये है एसी करंट थ्रू, एसी करंट थ्रू। इन टॉपिकों को खुद लिख के पढ़ाओ एक दूसरे को, आपस में खुद को सेल्फ। एसी करंट थ्रू रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। अगर अपने पास में रजिस्टर और कैपेसिटर है तो किस तरह से फॉर्मूला बनता है, पहले वो ध्यान देख लें, शांतिपूर्वक देख लें। जैसे कि ये अपने पास में वापस से वो एसी सोर्स, उसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर और यहाँ पे लगा कैपेसिटर, ठीक है। अब मैं पॉइंटों में लिखता हूँ, एक एक करके पॉइंटों में मैं 4 से 5 बातें लगा दूंगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना बता दें यहाँ पे कितने इनपुट वोल्ट दिए वी इक्वल में, वोल्ट कितने, वोल्ट हमेशा फिक्स देते हैं हम लोग, V नॉट साइन ओमेगा टी। अगली काम की बात, रेजिस्टेंस की रोकने की ताकत किससे दिखाई जाती है, R से। कैपेसिटर की रोकने की ताकत किससे दिखाई जाती है, X C से, ठीक है। अब एक एक करके सारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इनका इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, इम्पीडेंस यानी कि इनका नेट रेजिस्टेंस, बस तुक्का मारो फॉर्मूला मिल जाएगा तुम्हें। इसका इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, √R² प्लस XC का स्क्वायर। बस इसी का वेट कर रहा हूं मैं, ये होलो करके मैं कॉमन सेंस तुम्हारे दिमाग तक डिलीवर करूंगा। दूसरी काम की बात, उसमें जो लिखा बस वही कॉपी करके लाऊंगा, कुछ खास नहीं करना। जैसे कि ध्यान से देखना, इसमें कौन कौन है, इसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है, तो करंट पीछे रहेगा कि आगे, कितना एंगल आगे, 90 नहीं है इस बार, कुछ भी हो सकता है, 30 45 60, 90 नहीं होगा, 90 तब है जब प्योरली कैपेसिटर होगा। अब कितना एंगल आगे जाएगा, 5। उसमें लिखा हो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय 5 एंगल। वो थोड़ा सा आगे रहेगा क्योंकि इस बार कैपेसिटर है, अगर इंडक्टर है तो करंट पीछे, कैपेसिटर है तो करंट आगे, कैपेसिटर काम आगे क्यों भेजना। अच्छा, इसमें काम क्या है, वापस से बताओ भाई, फेज डिफरेंस यानी पाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो बता दूं। फेज डिफरेंस यानी पाई, अभी तो निकाला था, tan पाई इक्वल टू में कैसे निकलता है, एक्सएल अपॉन में आर। इसमें क्या निकलेगा, एक्ससी अपॉन में आर। और जब इसमें एक्ससी अपॉन में आर निकालेंगे तो सीधी बात है, कोई मुझसे अगर पूछता है कभी कि सब पाई की वैल्यू क्या निकलेगी, दैट इज tan इनवर्स एक्ससी अपॉन में आर। अच्छा, इसमें अगली काम की बात, हमने इसमें कितने वोल्ट दिए थे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमें कितना करंट देगा, माइनस में देगा कि प्लस में, क्योंकि कैपेसिटर काम है आगे क्यों भेजना। इस बार जो आंसर निकल के आएगा दैट इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अगली बात ये कि अगर तुम लोग दिमाग से सोचकर बताते हो तो सीधी सीधी बात है भाई, ये बात बता दे कि अगर करंट 5 एंगल आगे है, ठीक है, तो वोल्ट 5 एंगल पीछे होगा। तो जब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम, और मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई देख ये करंट है, ये करंट है, तो वोल्ट 5 एंगल आगे होगा कि पीछे, भैया करंट 5 एंगल आगे चल रहा है तो सीधी बात है इसका वोल्ट 5 एंगल पीछे चल रहा है। तो अगर हम वोल्ट का ग्राफ बनाएंगे तो वोल्ट 5 एंगल पीछे आ जाएगा, और वहां पे 5 एंगल आगे आया था, देख लो ध्यान से, एक सिंगल चेंज नहीं लगाया चीजों में, डिट्टो वही बात है। इंडक्टर काम है पीछे भेजना, कैपेसिटर काम है आगे रखना, तो पीछे -5, लेकिन -5 का ग्राफ ऊपर बना हुआ है वोल्ट को लेकर, और +5 का ग्राफ नीचे बना है वोल्टेज के लिए, कि वोल्ट पीछे है, ये वाला खत्म होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि सब 12 में पीसीएम लेने के बाद में ना बालक को इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए। समझ में आता है कि मशीनें किस लेवल पर चलाई जाती हैं। जो बाद में पढ़ाया गया वो बहुत परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कम था, उसी से आदमी कुछ नया बनाता है, लगातार बना रहे हैं। मशीनों का छोटा मामूली ज्ञान नहीं है। मैं ना कभी कभी ये भी कल्पना करनी चाहिए कि यार मैं जब इन बातों को लिख रहा हूँ उन पर कितना लोड पड़ रहा होगा लिखने का। नथिंग, जीरो, शून्य, नहीं बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी फेज आगे कौन सा फेज पीछे, कैसे एंगल 90 +90 -90 सब कुछ। थोड़ा सा उस बात को सोचें कि हाँ हमारे अंदर उस बुद्धि का विकास हो गया। जब ठीक है कैपेसिटर यानी कि आगे भेजेगा तो +5, यानी करंट आ गया तो सीधी बात है वोल्ट पीछे है तो नीचे क्यों बनेगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा इसमें, एफ 3F 3F नाम का टॉपिक होगा, एसी करंट थ्रू, एसी करंट थ्रू, एसी करंट थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मैंने रजिस्टर के साथ ले लिया इंडक्टर, रजिस्टर के साथ ले लिया कैपेसिटर, अब एक और बचा बस जोड़ा, तब मुझे इंडक्टर और कैपेसिटर को लेना है। तो इसे भी ध्यान से आप समझ ही रहे। हमारे पास में अगर ये एक कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है, इसमें एसी करंट दिया गया तो इसका रेजिस्टेंस होता है XL और इसका XC और इसका हो जाएगा XL। बात है कि बताओ अब इनका नेट इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, Z। पहला पॉइंट वही है। अब इनका Z कैसे निकाला जाएगा, अभी तक जो निकाला था √R² + X²। अब वापस से बताओ अब इसका कैसे निकाला जाएगा। यहाँ गलती आ जाएगी, वैसे अगर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। गलती करिए, बोलो बोलो आंसर बोलो पहले। XL का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, गलत जवाब। ध्यान से बात सुनो। सीधी सीधी बात है कि रजिस्टर कैपेसिटर का मतलब इसका काम है आगे भेजना, इसका पीछे भेजना, तो इनमें कुछ ऐसा लफड़ा नहीं। मैं अंडरूट लगाऊंगा मैं तुम्हारे कहने के लिए, पर ये ऐसे हो जाएगा XL - K XC का स्क्वायर। तो समझ तो ये कट ही जाए कुल मिला के, बन जाएगा XL - K XC। हो सकता है कभी कभार इसको लिखा गया हो XC - K XL, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड किस बात में करेगा कि आई कौन आएगा, भाई जिसकी वैल्यू बड़ी है वो आगे आएगा, सीधी सीधी बात। या तो XL आगे आएगा या XC आगे आएगा। कैपेसिटेंस की ताकत ज्यादा है तो XC आगे आएगा और इसकी ताकत ज्यादा तो XL आगे आएगा। वो सवाल देख के मत चलेगी कि उसको क्या घटाना है। पर सबसे मेन बात ये कि अगर घटाने वाले चक्कर को हटा ही दे तो सीधी सीधी बात है कि ठीक है घटाना है, स्क्वायर करना है कि रूट लगाना है, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर निकलेगा उसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। कभी भी आंसर नेगेटिव मत लेना इसका, किसी में से कुछ भी घटा देना पर आंसर पॉजिटिव रखना। आगे कौन रहेगा जिसकी ताकत ज्यादा होगी। मतलब हम लोगों की सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों ने अभी करी कि XL + XC का स्क्वायर नहीं करना। ये ओम होती है इसकी यूनिट। अभी कैसे काम करेगा वो सब लोग देख लेंगे ध्यान से। क्या दूसरी काम की बात, इसमें करंट आगे रहेगा कि पीछे, क्योंकि हम लोगों का हमेशा दूसरा पॉइंट यही होता है कि करंट लैग बिहाइंड 5 वोल्टेज आगे जाएगा पीछे। इसमें क्या चक्कर है, एक का काम है आगे भेजना, एक काम पीछे भेजना। तो डिपेंड करेगा, केस पे डिपेंड करेगा भाई ताकतवर कौन है। सीधी सीधी बात है, जैसे कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई कैपेसिटेंस की ताकत ज्यादा है इंडक्टर से, तो क्या होगा, कैपेसिटर मजबूत है तो क्या होगा, वो कुछ एंगल आगे भेजेगा। और अगर केस ये वाला हो जाता है कि भाई XL आगे है XC से, तो क्या होगा, उसको पीछे भेजेगा। तो दोनों केस में अलग अलग बात टूटेगी, कोई सिंगल तरीका नहीं है, दोनों तरीके सही है। भाई किसी एक केस में तो इसकी चल जाएगी, अगर ये वाला ज्यादा है तो वरना इसकी चल जाएगी, और दोनों इक्वल है तो फिर ±90, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं। फिर दोनों ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये मान लो फिर रेजिस्टेंस 0 ही हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर करंट इनफिनिट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि ज्यादा कौन सा केस है। इसीलिए इस खेल को हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब टू बी ऑनेस्ट डिस्कस करने लायक है भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो ऐसी मोटी मोटी बात बता दो ऐसे कि इसमें tan phi कैसे निकलता है। tan phi निकल तरीका था XL/R या फिर XC/R, और यहाँ पे तो R ही नहीं है, नीचे का 0 लगा के नॉट डिफाइन करेंगे उसको। इसलिए इस बात को छोड़ दो, तुम बस इस बात को छोड़ दो, क्योंकि तीसरा मतलब ये वाला छठवां केस है, इसमें तुम्हें आवश्यकता नहीं किसी और बात को जानने के सिवाय एक बात की कि इसमें कितने वोल्ट दिए, V=V0 sin⁻t, उसमें कितना करंट निकला, सब मैं नहीं बता सकता। डिपेंड करेगा कौन ज्यादा कौन कम। कुल मिला के बात ये, इस पूरे टॉपिक में कुछ नहीं लिखना।
छठवां टॉपिक तो इसीलिए मैंने बस लिखवा दिया, उसमें एकदम अच्छी बन जाती है कि सब पहले पढ़ेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, फिर एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक। इसमें तुम्हें समझ में आएगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ पढ़नी नहीं है, खराब सिस्टम है वो, बिल्कुल नहीं पढ़ना किसी को ये। इसकी स्टडी हो ही नहीं सकती है, मतलब ऐसा मान लो फिलहाल फिलहाल इसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। हालांकि तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा इसके बारे में, पर ये तुम्हें बिल्कुल कवर अप नहीं करना। इससे बढ़िया तुम लोग टॉपिक डालोगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि सारी बातों का एक ही निचोड़ था, सबसे पहले इसी बढ़ा देते कितना अच्छा रहता। इसको लिखें 3G, AC करंट थ्रू, AC करंट थ्रू LCR सर्किट। अब तीनों मिलाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो पुराना वाला केस पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना कि जो जी वाला केस है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों मिला दिए हैं, कुछ नहीं है वो तो ऐसे ही बस लिख दिया जानबूझ के। अब इस बात को ध्यान समझने, बस पहली बात सभी को LCR का मतलब पता होना चाहिए। हमारी अवस्था उन लोगों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब LCR क्या होता है सब जानते ही नहीं है। LCR सुना ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा हिसाब किताब नहीं होती, कुछ भी तुक्का नहीं मारेंगे, लेफ्ट करंट राइट ऐसा कुछ नहीं है। ये को परेड नहीं चल रही करंट की, लेफ्ट राइट लेफ्ट करने लग जाएंगे। LCR इज L माने इंडक्टर, C माने कैपेसिटर, R माने रजिस्टर, ठीक है। काम की चीज है कि जैसे अब तक पूरा पढ़ाना डिट्टो सेम वैसे ही पढ़ना है। देखना हमारे पास में पहले L यानी कि इंडक्टर है, फिर C यानी कि कैपेसिटर है, और R यानी कि रजिस्टर है, और इसको अपन लोगों ने दिया AC वोल्ट की सप्लाई। तो मैं बिल्कुल रिदमिक लिखूंगा तरीके से। तुमने इसको कितने वोल्ट दिए, V=V0 sin ओमेगा t। अब इसका नेट बता देगा कोई मुझे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। पहला पॉइंट, इसका Z यानी कि इंपेडेंस निकालना, नेट निकालना। नेट रेजिस्टेंस कितना है इसका, इंपेडेंस अंडर रूट। हाँ भाई दिमाग से सोच के जवाब देना, शायद सही जवाब निकलेगा, शायद कोशिश करें तो कम आ रहे। हालांकि अभी मैं तुम्हें लिखवा तो दूंगा फॉर्मूला, तो हमें डिटेल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एनालिसिस है उसके अंदर। अब बता कोई फॉर्मूला तुक्का मार के सोच सकता हो तो बता दे, तुम बस यार निकालस लिखने के लिए नहीं हो। अब इस वाले टॉपिक को इसमें तो चाहिए, इसमें तो इंटरेक्शन चाहिए, इस बात का कि जवाब चाहिए। बताओ क्या बन सकता है, अंडर रूट सही जवाब है। R² प्लस XL माइनस के XC का स्क्वायर, इसका नेट रेजिस्टेंस है। अच्छा वापस से वही पेज है, XL माइनस XC लिख सकते हैं, फिर XC माइनस के XL, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो मैं कल को इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फड़फड़ाएगा नहीं इस बात में साहब कि ये तो था ही नहीं पहले कहीं पे। XC माइनस के XL का स्क्वायर कोई की बात हो जाती है। पहली चीज तो ये इसका नेट निकालने का तरीका। अच्छा दूसरी बात सुन, अब बात ये निकल के आती है साहब इसमें करंट फेज डिफरेंस, जैसे पुराने वालों में जो फेज डिफरेंस था वो कैपेसिटर के होने पर आगे चला जाता है, इंडक्टर के होने पर पीछे चला जाएगा। तो बात ये कि इस वाले केस में आगे जाएगा कि पीछे, किस पर डिपेंड करेगा बताओ, इसमें किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर पे। रजिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है फेज में, अगर कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आगे जाएगा, अगर इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो पीछे जाएगा। तो मैं दोनों केस इस बार लिखूंगा, लेकिन पहले लिख देता हूं tan phi यानी कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, फेज डिफरेंस यानी कि phi, ठीक है। और इस बार में तुम्हारी कॉमन सेंस की सहायता चाहिए। जब तुम अपने पुराने दोनों फॉर्मूलों को देखोगे, पुराने वाले दोनों फॉर्मूले, एक लिखा होगा XL अपॉन में R, एक लिखा है XC अपॉन में R, और इसका क्या बनेगा फिर tan phi का फॉर्मूला, इसमें तो R है ना। सोचो इससे पहले लिखा ना एक XL अपॉन R एक XC, अब इसका बता इसका क्या बनेगा। अपॉन में तो R कंफर्म है, ऊपर क्या लगेगा जवाब दें। मन की आवाज को दबा देना चाहिए। क्या लगता है अंग्रेजों के खिलाफ सब पूरा देश इकट्ठा मिलकर क्यों लड़ पाया होगा, पता मतलब ऐसे बताया जाता है कि उस टाइम पे इंडिया की आबादी कुछ होगी 20-25-30 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, अंग्रेजों की संख्या तो 2-3 लाख होगी। तो सब ये कहते हैं, आज के लोग कहते हैं इकट्ठा मिलकर मार देते थे सब, नहीं मांस बट में नहीं आता, इतने कम तो थे वो, तो अपने घरे की मोड़ी भी ले जाते तो भी खत्म थे अंग्रेज। आवाज चू नहीं कर पा रहे होंगे, बोले नहीं होंगे
हिम्मत ही नहीं है, ले जाएगी होगा इसलिए इन में तीन होना कुछ कर लिया। हाँ भाई, कोई फॉर्मूले का तुक्का मार सकता है। नीचे आर कन्फर्म, ऊपर क्या आएगा? ऊपर निकल के आएगा एक्सएल माइनस के एक्स ये बॉन्ड में आर, या फिर एक्स माइनस के एक्सएल बॉन्ड में आर। कौन से केस में? अगर इंडक्टर ज्यादा होगा तो, और कैपेसिटर ज्यादा होगा तो। इसी बात को चलो केस वेस खत्म करता हूँ, मैं सीधे मोटा मोटा पढ़ाई दूंगा, ध्यान से देखना। लेकिन एक काम की बात अभी तक ये है कि मैंने ये ड्राइव नहीं करा कि आया कैसे, तो चीजें लिख रहा हूँ। मैं ड्राइव भी कर दूंगा इसको, बहुत बेहतरीन ड्राइव होता है इसका, डेरिवेशन काफी ठीक ठाक है इसकी, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखें, डेरिवेशन हो जाएगी जो होनी है। हाँ भाई, मैं इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे एलसी या सर्किट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, और तुम भी इसको दो पार्ट में तोड़ दो। यहाँ पे लिखते हैं केस 1 और यहाँ पर लिखते हैं केस 2। छोटा छोटा ही आ जाएगा काम में, कोई दिक्कत नहीं है। केस 1 में तुमसे कहता हूँ सब एल की वैल्यू ज्यादा है एक्स सी के कंपेयर में, और इस वाले में कहता हूँ कि मैं कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है एक्स एल के कंपेयर में। कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, मैं लिखा ही रहा हूँ, नीड भी नहीं है वैसे तो। मुझे पता है ऑफिशियल जाना है इसमें हल्का पैसा, तो मैं थोड़ी समझ होनी चाहिए टॉपिक की और कुछ नहीं। तो सभी लोग ना एक एक करके ना सारे आंसर सेट कर लेना। पहली बात, अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है एक्ससी से, तो आगे कौन है? इंडक्टर पावरफुल है ना। इंडक्टर पावरफुल है तो पहली बार टेन पाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सएल माइनस की एक्ससी अपॉन में आर। इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल माइनस के एक्ससी का होल स्क्वायर। उसके बाद में करंट, हमने वोल्ट की वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या बनेगा? करंट बनेगा आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन आगे? ज्यादा कौन है? इंडक्टर, तो वो करंट को कहाँ भेजेगा? पीछे, यानी कि माइनस के पाई। काफी ठीक चीज है। अच्छा, अगर करंट पीछे है तो सीधी बात आगे कौन है? वोल्ट आगे है। तो जब इस वाले केस में फेज डायग्राम बनाएंगे तो वोल्ट को आगे रखना है और करंट को थोड़ा सा पीछे रखना है। ठीक है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, अगर ये वाला मान लीजिए करंट है तो उसके फाई एंगल आगे कौन होगा? वोल्ट आगे होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर लगाया टेढ़ा लगा देता हूँ, ये लो फाई एंगल आगे होगा वोल्ट, है ना। अब मैं डायग्राम मिटा के तो सामने रखा कि हाँ, तो ऐसे ऊपर रख सकते हैं। बस बात समझ में आनी चाहिए कि करंट से फाई एंगल आगे होगा वोल्ट। पिताई भाषा की कोई सीमा नहीं है कि सब बिल्कुल जितने एंगल पे पकड़ने लाइन खींची उतने पे खींच के आऊंगा मैं। मोटी मोटी बात समझे, सीधी बात है कि करंट पीछे है तो वोल्ट फाई एंगल आगे होगा। अब मैं तुमसे बोलता हूँ भाई, एक काम कर दो, ये वाला स्वयं लिख दे, खुद लिख सीधे सीधे कि कैपेसिटर ज्यादा होगा तो क्या करंट, क्या इंपेडेंस, क्या एंगल। बहुत सीधी बात ये, एलसीआर सर्किट में करंट आगे चलेगा या पीछे, इस पर डिपेंड करेगा कैपेसिटर इंडक्टर की ताकत पे। जो ताकतवर है उसकी चलेगी, और क्या तैयार है सर, ठीक है। बाकी ये खुद लिख दो, स्वयं लिख के उस पार का, कठिन काम नहीं है। मैं तो बात नहीं लिख रहा हूँ, पता है। मैं तुम्हें सवाल की श्रृंखला में बता दूंगा, अपने बनाई दूँ उसका आंसर पॉइंट कम आते हैं फिर से। सेल्फ इंडक्शन, जिसके भी आ रहे हैं इससे बढ़िया अपनी सवाल की। लिख दिया, पूरा सेट कर लिया भाई। अब बताओ, अगर x ज्यादा है तो 10 पाई कैसे निकलेगा?
एक्सी माइनस के एक्सएल अपॉन में आर। नेट कैसे निकलता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस के एक्सएल का होल स्क्वायर। इसमें जेड क्या चीज है, इंपेडेंस, मतलब क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा नेट। उसके बाद करंट का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें फाई क्या चीज है, फेज डिफरेंस, और उसका फॉर्मूला तुमने ऊपर लिखा, कैसे निकलेगा। अगली काम की बात, अगर मुझे इसमें ग्राफ बनाना तो सीधी सीधी बात की साहब इसमें करंट आ गया तो वोल्ट पीछे है, तो अगर ये करंट है तो इससे फाई एंगल पीछे हो जाएगा वोल्ट। अगर वोल्ट आ गया तो ऊपर की ओर, पीछे है तो नीचे की ओर, खत्म। ये एलसीआर सर्किट है। पर ये कहानी ऐसे मजा नहीं देगी, तुम सीधे क्वेश्चन देखोगे तब तो समझ में आएगा कि यार नथिंग है। मतलब चीजों को एबीसीडीओ में दिखाना और सवाल करवाने में, सवाल सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए। तो कुछ टॉपिक उल्टे होते हैं, मतलब मैं इसमें पहले सवाल दे नहीं सकता, तो पहले ऐसे थ्योरेटिकली दिखाना पड़ता। अब जब तुम देखोगे तब समझ में आएगा कि हाँ यही ठीक है यार, ये काफी सही चीज है। साइन 100 ओमेगा टी देखेंगे। हमारे पास में ये एलसीआर सर्किट है, ये इंडक्टर रहा और ये रहा कैपेसिटर। ये किसी एसी सोर्स से कनेक्टेड है जिसमें कि वोल्टेज को कुछ पूछा ही नहीं है। इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 0.16 हेनरी एल की वैल्यू, और सी की वैल्यू है 500 न्यू एफ। इसमें करंट सप्लाई करा हम लोगों ने, जो करंट हमने सप्लाई करा उस करंट की वैल्यू है 10 साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ओमेगा टी नहीं 100 टी, इस पे करंट की वैल्यू है। क्या क्या फाइंड करना है वो सुन लें। सबसे पहले हम सभी को इसमें फाइंड करना है, सबसे पहली चीज सब एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, दूसरी कहानी एक्सी की वैल्यू क्या होगी, तीसरी कहानी जेड निकालना है, चौथी बात पाई निकालना है, ठीक है, पांचवी बात पी नॉट की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में आगे लिखता तो ठीक ठाक ये छठवीं बात, सातवीं बात, छठवीं ये वाली वी नॉट की वोल्टेज एट रेजिस्टेंस पर निकालने, जी वाला पॉइंट वोल्टेज है इंडक्टर पे निकालने, और एच वाला पॉइंट वोल्टेज है कैपेसिटर पे निकालने। इस सारी चीजें फाइंड करनी है, ध्यान से सभी लोग बात सुनो। मैं खूब लंबा लिख रहा होगा सवाल से, जब क्वेश्चन सही लिखा है, कुछ खास नहीं है ये ले। हाँ ध्यान से देख ले, पहले सवाल देख ले, शांति से समझ ले, और सारी बातों को बिल्कुल पूरे फोकस से देखना, क्योंकि इसी से कहानी आर पार आएगी, होलोकल की आएगी। तुम पहला सवाल नहीं कर रहे, तुम ऐसे कुछ 8, 10, 12 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि ये बहुत निश्चित कन्फर्म पड़ा हुआ तुम्हारे पेपरों की पहली चॉइस होगी, कन्फर्म है, ध्यान रखिए। अभी तो बस बेसिक स्टार्टिंग है, इसीलिए बस ऐसा लगेगा ठीक हो जाए, वही बहुत है। हाँ भाई, पहली बात तो सभी लोग इसको कंपेयर करेंगे। ये लिखा हुआ 10 साइन ओमेगा टी 100 टी, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो कोई व्यक्ति मुझे बताएगा कि आई नॉट की वैल्यू क्या है 10 एम्पियर, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 100। ओमेगा यानी कि क्या चीज होती है, एंगुलर स्पीड, किसमें लगती है रेडियन पर सेकंड में, यानी कि निकल के आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड, ये निकल के आ गया ओमेगा। अब सभी लोग जरा देख कर बताओ भैया एक्सएल किसमें खुलता है, 1 ओमेगा एल है कि ओमेगा एल है, गलत कुछ करवा देना। एक्सएल देखें किसमें खुलता है
ओमेगा एल में 1 में तो नहीं है ना, तो एक्सएल खोला जाएगा ओमेगा एल में। भैया बोल ओमेगा की वैल्यू बोल 100 और एल की वैल्यू बोल 0.16 का इंटू जब इससे करें कितना आ जाएगा 16 ओम। खत्म। ये किसका रेजिस्टेंस है? 16 ओम किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का। वापस एक्स ही किसमें खुलता है? 1 ओमेगा सी में, तो 1 ओमेगा की जगह पे 100 और सी यानी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 500 इंटू में म्यू यानी 10 की पावर माइनस के 6, यही होता है म्यू एफ यानी कि -6, 10 की पावर माइनस के 6 को ऊपर लेंगे 10 की पावर 6 यानी कि 6 जीरो आ जाएंगे। अपॉन में नीचे चल रहा है 5 के आगे 4 जीरो, 5 के आगे 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए गए, 5 से 100 कटेगा तो कितना आएगा? 20 ओम। ये किसका रेजिस्टेंस है? 20 ओम किसका है? कैपेसिटर का। ओम भी लगा दो, कुछ और तो लगा नहीं रहा। एक्स यानी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, एक्सएल यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का आया 16, इसका आया 20। वापस देखें तो मुझे z निकालने का फॉर्मूला बोलेगा, z निकालने का दोनों लोग हैं, तीनों लोग हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस के एक्सी। एक मिनट, ज्यादा कौन है? 20 है ना, 20 ज्यादा तो आगे क्या रखेंगे? एक्सी माइनस के एक्सएल, फिर भी एक्सएल माइनस एक्सी रखूंगा, समझ में आ जाएगी। ज्यादा होने के बावजूद नहीं रखा आगे, हालांकि आगे रखना चाहिए। निकालो वैल्यू, निकालो जेड की क्या निकलेगी? जेड की वैल्यू फाइंड करें, घटाओ स्क्वायर करो, बना किसी का उत्तर गति उत्तर कुछ बना। मैंने रिविजन नहीं करी है तुम्हारी शक्ल देख के अभी तक, तो ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें बताता हूँ आसान चीज यार, बस फालतू का दिमाग थोड़ा रखा फिजूल में। z इक्वल्स टू, हाँ भाई 3 का स्क्वायर, ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, एक्सएल माइनस एक्सी, 16 में से 20 गए तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, 20 में 16 गए तो भी 4 का स्क्वायर 16, चाहे माइनस का 4 हो, चाहे किसी में से किसी घटा लो, स्क्वायर लगाना उसके ऊपर, तो कुल मिला के आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 और 9, 25 का रूट करेंगे तो 5 के 5 क्या बता रहा है बताना? इस सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम है, 16 इसका, 20 उसका और 3 उसका, तो 16 20 और 3 ऐसे नहीं जुड़ते, 16 और 3 19 और 20 39, ऐसे नहीं जुड़ता। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स करके जुड़ेगा। अच्छा भाई ध्यान से आप सुने, पाई tan पाई का फॉर्मूला बताओ देखकर क्या है? एक्स माइनस के एक्सएल अपॉन में आर। अब तुम्हें पता है ना कि आगे एक्स ही लेना है, स्क्वायर में तो कोई चक्कर नहीं, सब स्क्वायर तो ही जाएगा, आगे एक्स ही लेंगे। तो ध्यान से बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस के 16, 4/3। तुम में से किसी को पता है कि tan 4/3 कब देता है? 53 पे, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। जिनको ये 53 डिग्री पता नहीं है वो ऐसे भी लिख सकता है, फाई इक्वल्स टू में tan इनवर्स 4/3, और दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती। ये भी ठीक है, ऐसे लिखते भाई एंगल। अगली चीज बोल्ट, ये कौन से बोल्ट है? चलो छोड़ो बोल्ट नहीं, मुझे इतना बताओ, बोल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू में आई आर, तो यहाँ पे V नॉट है तो यहाँ पर भी I नॉट इंटू में आर नहीं चलेगा, आज रेजिस्टेंस की बात होगी। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? 5, तो रेजिस्टेंस नेट Z से दिखाते हैं तो I नॉट इंटू में Z। अब बुद्धिमान व्यक्ति के लिए Z में और R में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है भाई लगभग। तो ज्यादा बोलना ध्यान से, V नॉट सर्किट में कितना करंट जा रहा है बताओ? 10 एम्पियर, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? 5, 5 इंटू 10 करेंगे तो कितने वोल्ट आ जाएंगे? 50 वोल्ट, यानी हमने इस सर्किट को 50 वोल्ट दिए। सर्किट में कुल 50 वोल्ट गए हैं। थोड़ी बहुत कहानी अब सही टहलती है, अगर तुम थोड़ी मेरी मानसिकता को समझने का प्रयास करोगे तो मैं उस कहानी को पढ़ाए बिना तो यहाँ तक ला के सकता हूँ। सीधे सीधे खेल है पेशेंस रखने का, हमें 2 दिन तक लगातार पेशेंस रखना पड़ता है जब हम इस चीज को समझे, और इस चीज को पक्का करने के लिए वापस से हमें सीखना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। तो एकदम से मत निकलो, मतलब मैं बहुत पेशेंसफुल रहता हूँ कि साहब जो बात मुझे पता है कि जब 2 दिन बाद मुझे कराना, ये कितना अच्छा समझाता है इस बात को,
इसके बावजूद मुझे पहले 2 दिन वो पढ़ाना पड़ता है, थोड़ी सी कहानी क्लियर करता है वो। तो तुम भी इस बात को समझो कि यहाँ सब 2 दिन जैसे निकला, लेकिन अब शायद कहानी फिर भी बेटर जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शायद ये नहीं होगा। वोल्टेज थ्रू द डिस्टेंस, 1 मिनट, डिस्टेंस से वोल्ट कितने होते हैं? वोल्ट कितने दिए तुमने अब तक? V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं सारी बातें सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। ये वाला मुझे सॉल्व करना चाहिए, वाकई में करना चाहिए, मैं ठीक लगेगा देखकर आंसर। अगर मैं वी आर को खोलता हूं तो बन जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं वी एल को खोलता हूं तो बन जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90। अगर मैं वी सी को खोलता हूं तो क्या बन जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के 90। देखना बात ठीक है क्या? सही बोला है क्या भाई? इंडक्टर में माइनस 90 खोला, इसमें प्लस के 90 खोला है, जबकि इसमें उल्टा खोला है। बस देख लो, सही कर लो अगर बात समझ में आ रही हो तो। अब एक छोटी सी बात ये सुने कि ओमेगा की वैल्यू क्या दी हुई है? 100। वो मैं रख दूंगा, पर मुझे इतना बता दो कि वोल्ट कैसे निकलते हैं, अभी तो निकाले थे। करंट इनटू में रेजिस्टेंस, तो अगर तुम रेजिस्टर के वोल्ट निकालना चाहते हो तो करंट इनटू में रेजिस्टेंस करेंगे sin 100t। वापस से अगर इसके निकालना चाहते हो तुम लोग तो इस वाले केस में करंट इनटू में इसका रेजिस्टेंस XL इनटू में sin 100t माइनस के 90। और अगर इसके निकालना चाहते हो तो करंट इनटू में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? XC यानी कि sin 100t प्लस के 90। अब काम की बात, I की वैल्यू कितनी? 3 होगी इसमें। करंट कितना जा रहा है इसमें से? 10 एम्पियर। R की वैल्यू कितनी है? R की ओनली R की पूछ रहा हूँ, तो 10 इंटू में 3, यहाँ पे तो आएगा 30 sin 100t। करंट की वैल्यू तो अब भी शायद 10 ही है। XL की वैल्यू क्या आ रही है? XL की 16। तो करंट इंटू में मतलब 10 इंटू में 16 करेंगे तो 160 sin ओमेगा टी यानी कि 100t माइनस के 90। वापस से और I इंटू में XC की वैल्यू क्या आ रही है? 20। तो 20 इंटू आई नोट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 10 इंटू में वाला 200 sin 100t माइनस के 90। ये सारे आंसर लिख लें, इसलिए नहीं कि सवाल याद करना है, इसलिए कि ये तो मैं बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। अगर तुम्हें कैपेसिटर की वोल्ट निकालनी है तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस लिया XC लिया, और इंडक्टर का निकालना है तो इंडक्टर के XL लिए, और अगर रजिस्टर का निकालना है तो रजिस्टर का R लिया। इसके निकालने में उसकी वैल्यू लगा के पुट करिए और मल्टीप्लाई हो गया आंसर। एक में प्लस आएगा। अब मैं तुम्हें सवाल देता हूं, कल को हरियाली 30% ज्यादा है क्या? नहीं, एक बालक तो गया घूमने तो नहीं कहते उनको। लेकिन सवाल लिख के उन का प्रोबेबिलिटी अब खत्म हुआ है ना, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर चार बन के स्क्वायर हो गया तो इसका 36
होना चाहिए 4 एक 6 बजे ये 8 बजे कोई 10 आना चाहिए तो हम मिलेंगे। इसमें आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 ऑन। इसमें सावधानी बरतना फिलहाल इसकी वैल्यू है 0. उसकी 1 एंगल है तो और क्या करंटली लेने पर 0.0100 माइनस के करेंगे तो 8 में 10 लगाना 1.16 अब इसकी वैल्यू 0.1 एमवी आर आएगा ये एल सी आएगा ये तो बना के पीछे लिखती है हटाओ एल की वैल्यू आएगी 0.1 एमवी और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज सी की वैल्यू वहाँ कैपेसिटेंस कितना था 500 था 500 होने पे आया था 20 ये वाला है 20 न्यू एच ये 20 न्यू एच है ठीक है। और हमारे पास में इस सर्किट में करंट दिया गया भैया करंट दिया गया है करंट की वैल्यू गिवन दी गई है आई इक्वल्स टू में 10 sin 200t नहीं 200 नहीं 100t है फिलहाल तो निकालो इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालें करंट निकालें वोल्ट निकालें जो जो फाइंड कर सकते हो फाइंड करो। पहले तो एक्सेल और एक्स लिख देता हूं ना ऐसे कब तक करोगे इस वजह से पहले सभी लोग एक्सेल निकालें फिर सभी लोग एक्सी निकालें फिर सभी लोग फाई निकालें उसके बाद में सभी लोग जेड निकालें जेड के बाद में सभी को निकालना है वी नॉट यानी कि वोल्टेज नेट वोल्टेज कितने होंगे और उसके बाद में तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें निकालने हैं वोल्टेज एट रेजिस्टेंस पर फिर निकालने हैं वोल्टेज एट इंडक्टर पर और फिर निकालने हैं वोल्टेज एट कैपेसिटर पर निकाल ध्यान से सॉल्व करके निकल जाए पूरा सवाल तरीके से। आई नोट की वैल्यू क्या निकली 10 और ओमेगा की वैल्यू 100। न्यू एच नहीं वो एच है वो न्यू नहीं अच्छा वो कैपेसिटर एफ आएगा फैराड आएगा सही कह रही है। मैं यहाँ का एच यहाँ पे लगा दूँ आपका एच यहाँ पे सेट कर दूँगा एफ आएगा सी का को आएगा यूनिट क्या लगेगी एक्सेल की ओम ओम नमस्कार अब जाके बॉडी जनरेट होने तो मुझे ये बताएगा कि एक्स सी की वैल्यू क्या रही है एक्स सी की वैल्यू 5 500 गड़बड़ हो गया मामला भैया इसे एक काम करें 2000 कर लें तब निकालना
पाँच कुछ चीजें, दो चीजें यहाँ पढ़ा, यहाँ तो चीज कम हो जाएंगे, 5 से काट जाएंगे, 5 ठीक है, हमने कहा आप सही है। ये रूट में आएगा, प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा इसका, है ना, ध्यान से करें, प्रयास करें। इस बार फाई का एंगल भी एंगल में नहीं आएगा, टेन इनवर्स में ही आएगा, वो भी नहीं बनेगा। हाँ मगर फ्लैशबैक में चेक करोगे तो पहले 3 टॉपिक और आखिरी का टॉपिक ही मेन है, बीच चला तो कुछ नहीं। एक्सएल बता दो कितना बना, 10 ओम, एक्स की वैल्यू 5 ओम, फाई निकलेगा तो टेन इनवर्स घटा के 10 में से 5 गए तो 5 बटे में 6, ठीक है, घटा के ये तो बनेगा। और अगर जेड निकालेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट में कितना आ जाएगा 61। अगर वोल्ट निकालें, अच्छा 61 का लमसम बता दो, अगर बताओ तो नहीं लिखा होगा 61 ओम कितना, 8 का होता है 64, 64 का 8, तो 61 का तो कुछ 8 से कम ही ले लो, 7.5 ले लो, है थोड़ा सा दिक्कत लगते हैं इसकी, 7.5 लेके सॉल्व कर लो। वोल्ट V इक्वल टू में क्या होगा, I इनटू में R, और R की जगह पे कौन चलेगा Z, तो अगर वोल्ट निकाले जाए तो वोल्ट इज इक्वल टू करंट का 10 इनटू में 7.5, तो आंसर निकल के आ जाएगा 75 वोल्ट। वोल्ट निकाल रहे हैं, आंसर निकलेगा 75 वोल्ट, खत्म। बाकी ये वो निकाल दो, सारे सारे आंसर खुद निकाल दो। ऐसे इन्हें दौड़ाना नहीं संभव नहीं है चैप्टरों को, आराम से जाने दें, बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ने दें। इसमें तुम पढ़ोगे और चॉक कॉइल, ये इसमें नहीं है चॉक कॉइल, इसमें करंट आता है वॉटलेस करंट, एक बल्ब आता है घर में 0 वॉट का, कोई बल्ब 0 वॉट का नहीं हो सकता। अगर 0 वॉट से बिल नहीं बन रहा है तो मैं इसका बदले में 100-200 0 वॉट की लगा लेता हूँ, बिल से तो फ्री लाऊंगा, झूठ है ऐसा कुछ नहीं। बल्ब बिल बनाता है वो चवन्नी भर का बनाता है, इसीलिए उसकी कोई औकात नहीं। हाँ भाई, पहले ये बता, ये वाला V नॉट कैसे खुलेगा करंट इनटू में, रजिस्टर का है तो R, ये वाला खुलेगा I करंट इनटू में X L, और ये वाला खुलेगा करंट इनटू में X C। सही तरीका खोलने का। करंट की वैल्यू कितनी आई है अपनी निकल के, करंट तो पहले से दिया है ना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू में 6, 60 साइन ओमेगा टी यानी 100 ओमेगा टी। यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू में एक्सेल क्या निकला था 10, 10 इंटू में 10 100 वोल्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने वोल्ट आ जाएंगे
10 इंटू में 5 यानी कि 50 वोल्ट। अब इस बात को एक बार मोटी मोटी समझ लो, हमारे रजिस्टर के पास में मैक्सिमम कितने वोल्ट पहुंच रहे हैं? 60 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्ट रजिस्टर कंज्यूम कर सकता है, मैक्सिमम इतने कर सकता है, कर रहा है कि नहीं वो कंडीशनल बात है। अच्छा, इंडक्टर कितने वोल्ट मैक्सिमम पहुंचा रहा है अपने ऊपर? 100 वोल्ट। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने वोल्ट पहुंच रहे हैं? 50 वोल्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ जरा बताओगे एक बात, इसका नेट तो 75 वोल्ट ही आ रहा है, तो यहाँ 60 या 50 या 100 कैसे पहुंच सकता है? मैक्सिमम वोल्ट जो हमने निकाला वो क्या निकल के आ रहे हैं? 75। और इसके अकॉर्डिंग से अब ये 60 ले रहा है, ये 100, ये 50, मतलब कुल मिला के भी ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ। अभी बातों में पेज अड़े हुए हैं। पेज क्या, मैं तो सही बताऊं तुम्हारे, अगर मैं क्वेश्चंस के नंबर तुमने कितने करे अभी तक? 0। अभी तक एक भी सवाल शुरू नहीं हुआ है। अभी तक बस छोटी मोटी बेसिक आइडिया लिए कि एलसीआर सर्किट में जो हम लोगों ने पढ़ा, उनकी यूनिट क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, वो कैसे करके स्टार्ट होता है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तुमने। अब बस हल्का फुल्का आइडिया लगाया, तुम ये फिक्स करके चलोगे, तुम इसके क्वेश्चन इसके बाद करोगे, ठीक है? बाद में करते हैं।